नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका प्रोफेसर अड्डा में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम आपके लिए लेके आते हैं डेली टॉप 30 ज्योग्राफी के क्वेश्चंस, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज आपके लिए लेके आए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 30 क्वेश्चंस। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोग के लिए, जो कोई भी यूजीसी नेट दिसंबर के लिए तैयारी कर रहे हैं, दिसंबर 2024 के एग्जाम के लिए, उनके लिए आज यानी कि 3 जुलाई से आधार बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, 3 जुलाई से आधार बैच स्टार्ट हो चुका है। और जो कोई भी पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी करना चाहते हैं, पेपर 2 हमारे यहाँ पे एजुकेशन, साइकोलॉजी, हिंदी, होम साइंस, पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट अवेलेबल है। एंड पेपर फर्स्ट का आपको यहाँ पे पूरा रिवीजन, लाइव क्लासेस, थ्योरी, एमसीक्यू सब प्रोवाइड कराए जाएंगे। 3 जुलाई से आज ये बैच स्टार्ट हुआ है। तो अगर किसी जो कोई भी इंटरेस्टेड है इस आधार बैच में अपना एनरोलमेंट करा सकते हैं। चलिए अब हम अपने क्वेश्चन की श्रृंखला को स्टार्ट करते हैं। ये आज का हमारा पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य नहीं है। गलत स्टेटमेंट आपसे पूछा गया है कि इनमें से 3 कथन सत्य है और 1 कथन असत्य है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला कथन आपका है, टर्बिटी धाराएं जल के अंदर तीव्र गति से गिरते अपघर्षित निक्षेप हैं। दूसरा कथन आपका है, टर्बिटी धाराएं अंतर समुद्री गहरे खड्डों का निर्माण करती हैं। तीसरा कथन है, टर्बिटाइड की उत्पत्ति ब्रह्मांड की है, कॉस्मिक है। और चौथा कथन आपका है, टर्बिडाइट महासागर तट समीपी उत्पत्ति की खुरदुरी परतें हैं। तो देखिए यहाँ पे जो सी वाला ऑप्शन है, सी वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पे गलत है, ये सत्य नहीं है। बाकी की जो तीनों ऑप्शन हैं वो हमारे सत्य हैं। टर्बिटाइड जो है इसकी उत्पत्ति ब्रह्मांड की नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि टर्बिटाइड क्या है? पंख। टर्बिटाइड करंट थ्योरी यानी कि पंख तरंग सिद्धांत, पंख तरंग सिद्धांत, पंख तरंग सिद्धांत, इसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं टर्बिटाइड करंट थ्योरी। इसकी उत्पत्ति कहाँ होती है? पंख तरंग सिद्धांत ये महाद्वीपीय मग्न तट, कहाँ पर? महाद्वीपीय मग्न तट और मग्न ढाल पर जो गहरी, सकरी और जो खड़ी दीवार से युक्त घाटियां होती हैं महासागरों के अंदर, जिनको हम क्या कहते हैं? अंतर सागरीय कंदराएं जिनको कहते हैं, उन्हीं अंतर सागरीय कंदराओं की उत्पत्ति से संबंधित ये सिद्धांत है, जिसको हम टर्बिडाइड करंट थ्योरी यानी कि पंख तरंग सिद्धांत कहते हैं। इसका प्रतिपादन किसने किया था? इसका प्रतिपादन किया था, पंख तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था डेविस, रिडर और डेली ने। डेविस, रिडर तथा डेली ने। तीन वैज्ञानिक थे, 3 भूगर्भवेत्ता थे, इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो ये क्या है? जल के अंदर तीव्र गति से घिर से अपघटित निक्षेप हैं, अंतर समुद्री गहरे खड्डों का निर्माण करती हैं, सही है। टर्बिटाइड सागर तट समीपी उत्पत्ति की खुरदुरी परतें हैं। ठीक है, ये तीनों कथन सत्य हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का है, निम्नलिखित में से लौह अयस्क उत्पादकों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो लौह अयस्क उत्पादक आपको दिए गए ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चीन और भारत। अब आपको इसको अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी कि सबसे बड़ा, फिर सबसे ज्यादा जहां पे उत्पादन है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। तो ऑस्ट्रेलिया है, ब्राजील है, चीन है, भारत है। सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पहले नंबर पे। देखिए जब क्वेश्चन पूछा गया था, जिस टाइम पे क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट था, है ना? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पहले कौन था? चीन था, फिर दूसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया था, तीसरे नंबर पे जो आपका था वो ब्राजील था, एंड फोर्थ पे हमारा भारत था। लेकिन
अब क्या है, क्योंकि आप जानते हैं डाटा हर साल चेंज होता रहता है ना, ईयरली जो डाटा रहता है मिनरल्स का वो सब चेंज होता रहता है। तो ये लौह अयस्क उत्पादक के वर्तमान में जो शीर्ष क्षेत्र है, लौह अयस्क उत्पादन के वर्तमान में जो शीर्ष क्षेत्र है, लौह अयस्क उत्पादक शीर्ष 5 देश कौन से हैं? तो देखिए प्रेजेंट में इसका क्रम क्या है। फर्स्ट पेज में जो आता है वो ऑस्ट्रेलिया अब हो गया है। पहले चीन था लौह अयस्क उत्पादन में, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया जो है वो पहले नंबर पे आ गया है। ऑस्ट्रेलिया कितने % उत्पादन है? 30.23% का। ठीक है, चीन जो है वो अब दूसरे नंबर पे पहुंच गया। चीन जो पहले नंबर पे, तो प्रश्न काल में जब प्रश्न पूछा गया था 2016 पीजीटी के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था, 2016 पीजीटी के एग्जाम का ये क्वेश्चन है आपका। और उस टाइम पे जो डाटा था वो सी वाले ऑप्शन के अकॉर्डिंग ठीक था, लेकिन प्रेजेंट टाइम का डाटा है यह है वर्तमान में। वर्तमान का डाटा दूसरे नंबर पे चीन है जो कि हमारा है 27.76। थर्ड नंबर पे ब्राजील आता है, वन 3.05% यहाँ लौह अयस्क का उत्पादन होता है। एंड फोर्थ पे हमारा भारत, मेरा भारत महान, फोर्थ पे 7.99%। एंड फिफ्थ पे यहाँ पे आता है रसिया, रूस जो है वो फिफ्थ पे है। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो ये देखिए ये तो उत्पादक देश हैं, शीर्ष उत्पादक। अब भंडारण में कौन कौन है? भंडारण में भी एक बार सुन लीजिए, ऑस्ट्रेलिया उत्पादन में भी प्रथम, भंडारण में भी प्रथम, यानी कि लौह अयस्क के उत्पादन में भी ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है पूरे विश्व में, और भंडारण में भी पहले स्थान पर। लेकिन यहाँ पे जो ब्राजील है जो कि उत्पादन में, उत्पादक में तीसरे स्थान पर है, ये भंडारण में दूसरे स्थान पर है, ठीक है। और तीसरे स्थान पर भंडारण में रूस है, चौथे पे चीन है, एंड उसके बाद 5वें पे भारत है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? जनजातियां आपसे पूछा गया है और इनके क्षेत्र दिए गए हैं कि किन क्षेत्रों में ये निवास करती है। तो देखिए बटवा जनजाति, बटवा जनजाति कहाँ निवास करती है? कांगो बेसिन में। इन्यूट मध्य एशिया, रुवाला सऊदी अरब, और सेमांग मलेशिया। तो अब आपसे ये पूछ रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो जो ऑप्शन नंबर बी हमारा है इन्यूट मध्य एशिया, ये गलत है। इन्यूट ये कहाँ निवास करते हैं? इन्यूट जनजाति कनाडा में निवास करती है, ठीक है, मध्य एशिया में निवास नहीं करती है। कहाँ निवास करती है? कनाडा में। तो इस तरह से बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बाकी जो बेटवा है वो कांगो बेसिन में है, रुवाला सऊदी अरब की जनजाति है, और सेमांग मलेशिया की जनजाति। तो बाकी के तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा ठंडा रेगिस्तान नहीं है? ठीक है, तीन जो है वो ठंडे रेगिस्तान है और एक गर्म रेगिस्तान है। तो आपको ये बताना है कि कौन सा ठंडा रेगिस्तान नहीं है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। दस्तेलुट, गोबी, लद्दाख, काराकोरम। तो कौन सा ठंडा रेगिस्तान नहीं होगा इसमें? ए वाला ऑप्शन। दस्तेलुट जो आपका है वो ठंडा रेगिस्तान नहीं है। दस्तेलुट कहाँ स्थित है? ईरान में स्थित है। दस्तेलुट जो मरुस्थल है वो ईरान में स्थित है, ठीक है। ये गर्म मरुस्थल है, ठंडा नहीं है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल कितना है? दस्तेलुट का क्षेत्रफल इसका है 51800 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। और लंबाई कितनी है इसकी? दस्तेलुट लंबाई इसकी है 480 किलोमीटर, ठीक है। ये जो आपका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना देखते हैं। निम्नलिखित परिस्थितियों में से गेहूं की अच्छी खेती के लिए कौन सा युग्म आवश्यक है?
कौन सा युग्म जिससे गेहूं की पैदावार जो होगी वो अच्छी होगी? तो पहला आपका है मध्य तापमान और मध्यम वर्षा, उच्च तापमान भारी वर्षा, उच्च तापमान और मध्यम वर्षा, या फिर कम तापमान और कम वर्षा। तो कौन सी कंडीशंस रहेगी तो गेहूं की खेती अच्छी होगी? जब मध्यम तापमान रहेगा और मध्यम वर्षा, ना तो बहुत ज्यादा तापमान ना बहुत कम, ठीक है, और ना ही बहुत ज्यादा वर्षा और ना बहुत कम, दोनों चीजें क्या रहेंगी? मॉडरेट मॉडरेट रहेंगी, टेम्परेचर भी मॉडरेट रहेगा और रेनफॉल भी मॉडरेट रहेगा। तब जो गेहूं की पैदावार है वो अच्छी होगी, क्योंकि गेहूं क्या है? गेहूं तो गेहूं जो है वो एक शीतोष्ण घास के मैदान का पौधा है। कैसा पौधा है? शीतोष्ण घास के मैदान का, शीतोष्ण है, ठीक है, इसीलिए मॉडरेट टेम्परेचर इसको चाहिए, शीतोष्ण। गेहूं शीतोष्ण घास के मैदान का पौधा है। इसकी कृषि के लिए मध्यम तापमान कितना चाहिए? इसके लिए तापमान जो इसके लिए चाहिए वो चाहिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 15 डिग्री सेंटीग्रेड। कब? जब हम बुआई करते हैं, गेहूं बोते हैं, बोते टाइम कितना चाहिए? बोते समय चाहिए 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए, ठीक है। वर्धन काल के समय, यानी कि जब इसकी फसल बढ़ती है तब वर्धन के समय इसका जो टेम्परेचर है वहां का टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 15 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। और पकते समय, यानी कि जब गेहूं की फसल पक रही हो उस टाइम पे जब टेम्परेचर है वो टेम्परेचर हमारा 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, तब इसकी फसल जो होगी अच्छी होगी। तो देखिए सारे क्या है, 10 से 15, 15, 20 से 25। टेम्परेचर कैसा रहा? बहुत ज्यादा नहीं हुआ ना, मॉडरेट टेम्परेचर हुआ। अब देखिए वर्षा कितनी चाहिए इसके लिए? वर्षा लगभग होनी चाहिए 80 सेंटीमीटर, ठीक है, 80 सेंटीमीटर के लगभग वर्षा होनी चाहिए। मिट्टी कैसी चाहिए गेहूं की खेती के लिए? ये तो तापमान और वर्षा की बात हो गई। मृदा जो होनी चाहिए हल्की दोमट, गेहूं की कृषि के लिए हल्की दोमट मृदा होनी चाहिए या फिर बलुई दोमट होनी चाहिए, ठीक है। और दोमट मिट्टियां इसके लिए उपयुक्त होती हैं। कौन सी मिट्टियां उपयुक्त होती हैं? दोमट मिट्टियां। ये मृदा की बात हो गई। देखिए उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में उत्तर प्रदेश, भारत में जो उत्तर प्रदेश है हमारा वो सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादक राज्य है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करेबा अच्छी तरह से जाने जाते हैं। करेबा किसके लिए जाने जाते हैं? सेब की कृषि के लिए, केला की कृषि के लिए, अंगूर की कृषि के लिए, या फिर केसर की कृषि के लिए। तो जो करेवा होते हैं, करेवा ये जो है केसर की कृषि के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, केसर की कृषि के लिए। करेवा क्या है? करेवा कश्मीर घाटी में झील के निक्षेप को कहते हैं। करेवा किसको कहते हैं? करेवा कश्मीर घाटी में जो झीलों का निक्षेप होता है, कश्मीर घाटी में झील के निक्षेप क्या कहलाते हैं? करेवा कहलाते हैं। इसमें क्या होता है? हिमानी के मोटे निक्षेप है। क्या है ये? हिमानी के मोटे निक्षेप होते हैं, ठीक है, करेवा।
कश्मीर घाटी में जो हिमोन निक्षेप के द्वारा निर्मित संरचना होती है, कश्मीर घाटी में झील के जो निक्षेप यानी कि हिमोड़ निक्षेप के द्वारा निर्मित जो संरचना होती है, किसके द्वारा? हिमोड़ निक्षेप द्वारा, याद रखिएगा, निक्षेप के द्वारा निर्माण होता है इनका। हिमोड़ निक्षेप द्वारा जो संरचना निर्मित होती है, द्वारा निर्मित संरचना क्या कहलाती है? करेवा कहते हैं। ये केसर की कृषि के लिए उपयुक्त होते हैं। हिमोड़ निक्षेप के द्वारा निर्मित जो कश्मीर घाटी में संरचना होती है उनको हम करेवा कहते हैं और ये केसर की कृषि के लिए उपयुक्त होते हैं। ठीक है, देखिए अभी कश्मीर घाटी की जो करेवा है, हाल ही में उसमें लिग्नाइट प्राप्त होने के भी संकेत मिले हैं। ऐसा वैज्ञानिकों ने अभी अनुमान लगाया है कि वहां पे लिग्नाइट की बड़ी मात्रा विद्यमान हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा लौह इस्पात संयंत्र जर्मन के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो देखिए, टिस्को जमशेदपुर, HSL राउरकेला, HSL भिलाई, HSL दुर्गापुर, इनमें से कौन सा है जो जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो इसमें हमारा सही आंसर हमारा हो जाएगा HSL राउरकेला, यानी कि बी वाला ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है, राउरकेला। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1959 में, जर्मन के सहयोग से, 1959 में जर्मनी के सहयोग से। किसके सहयोग से हुई थी? फर्म, जर्मनी की एक फर्म थी, उस फर्म का क्या नाम था? क्रूप्स एंड डिमैग, क्रूप्स एंड डिमैग, जर्मनी की एक फर्म थी जिसका नाम था क्रूप्स एंड डिमैग, इसके सहयोग से, डिमैग है ये, ठीक है, डिमैग, इसके सहयोग से HSL राउरकेला की स्थापना हुई थी। कहां पर है ये जो है राउरकेला, HSL राउरकेला जो है सांख और कोयल नदियों के संगम के पास, कहां पे है? सांख और कोयल नदियों के संगम के पास में। ठीक है, शंख और कोयल नदियों के संगम के पास में ये जो है उड़ीसा राज्य के सुंदरगढ़ जिले में स्थित है। शंख और कोयल नदियों के संगम के पास में उड़ीसा राज्य के सुंदरगढ़ जिले में, सुंदरगढ़ जिले में है। ठीक है, बाकी के जो आपके हैं टिस्को जमशेदपुर, ये कहाँ है? ये स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों के संगम पर कोलकाता से 24 किलोमीटर उत्तर पूर्व में झारखंड के सिंहभूमि में स्थित है टिस्को। भिलाई हमारा कहाँ है? भिलाई की स्थापना किससे हुई थी? पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से। भिलाई की स्थापना पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से हुई थी। ठीक है, भिलाई की जो स्थापना हुई थी वो पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से हुई थी। कहाँ स्थित है भिलाई? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, और जो दुर्गापुर है ये ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित हुआ था। दुर्गापुर किसके सहयोग से स्थापित हुआ था? ब्रिटेन के, ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डूरंड रेखा कौन से देशों को अलग करती है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। भारत पाकिस्तान, भारत अफगानिस्तान, भारत चीन और रूस। तो डूरंड रेखा जो है किस किस के मध्य में है? भारत और अफगानिस्तान के मध्य में, आप लोग जानते ही होंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भारत और अफगानिस्तान के मध्य की जो सीमा रेखा है उसको हम क्या कहते हैं? डूरंड रेखा कहते हैं। इसकी लंबाई कितनी है? 106 किलोमीटर। डूरंड रेखा क्या है यहाँ पे? डूरंड है ये, ठीक है, डूरंड रेखा। इसकी जो लंबाई है वो हमारी है 106 किलोमीटर। 106 किलोमीटर लंबी ये रेखा है जो कि भारत के और पाकिस्तान के मध्य की सीमा रेखा है। किसने किया था इसका निर्धारण? 1896 में। 1896 में
सर मॉर्टिमर डूरंड ने किया था और उन्हीं के नाम पे इसको हम डूरंड रेखा के नाम से जानते हैं। मॉर्टिमर डूरंड ने किया था इसका निर्धारण। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा रेड क्लिफ। ठीक है। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा किस नाम से जानी जाती है? भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा मैकमोहन। मैकमोहन। ठीक है। चीन और रूस के बीच की जो सीमा रेखा है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं CINO। CINO रसियन बॉर्डर। ठीक है। CINO रसियन बॉर्डर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खगोलविदों के अनुसार ब्रह्मांड में आकाश गंगाओं की कुल संख्या कितनी है? लगभग कितनी आकाश गंगाएं ब्रह्मांड में विद्यमान है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 100 से 200 अरब। पूरे ब्रह्मांड में लगभग, एक अनुमान है कि पूरे ब्रह्मांड में लगभग 100 से 200 अरब आकाश गंगाएं विद्यमान हैं। ठीक है। इनमें से 10 बिलियन आकाश गंगाओं को दूरबीन से देखा जा चुका है। अभी तक 10 बिलियन को 100 से 200 अरब विद्यमान है और इसमें से 10 बिलियन को अब तक दूरबीन से देखा जा चुका है। और प्रत्येक आकाश गंगा में लगभग 100 तारे होते हैं। 100 अरब तारे। हर आकाश गंगा में 100 अरब से ज्यादा तारे होते हैं। आकाश गंगा क्या होती है? आकाश गंगा किसको कहते हैं? देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन जो बंधे हुए तारे होते हैं, धूल कण और गैसों का जो तंत्र होता है, किसके अधीन बंधे होते हैं वो? गुरुत्वाकर्षण के अधीन। गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन बंधे होते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन बंधे हुए जो तारे होते हैं, धूल कण जो होते हैं, ठीक है, और जो गैसें होती हैं, उनका जो एक पूरा तंत्र, गैसों के तंत्र को आकाशगंगा यानी कि गैलेक्सी कहते हैं। आकाशगंगा कहते हैं। हमारा सौर परिवार किस आकाशगंगा में स्थित है? हमारा जो सौर परिवार है उसकी आकाशगंगा का क्या नाम है? हमारे सौर परिवार की आकाशगंगा का नाम है मंदाकिनी। हमारा सौर परिवार जो है मंदाकिनी नाम की आकाशगंगा में स्थित है। ठीक है। अलग अलग नाम है आकाशगंगाओं के, तो हमारे सौर परिवार की आकाशगंगा जो है मंदाकिनी। ठीक है। हमारा सौर परिवार मंदाकिनी आकाशगंगा में स्थित है। ये कितनी आकाशगंगाओं का एक बृहद पुंज है मंदाकिनी? यह 24। कितनी? 24 आकाशगंगाओं का एक बृहद पुंज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन दिए गए हैं, आपको बताया गया कि कौन कौन से इसमें से सही है। तो लोयस एक जर्मन शब्द है जो राइन घाटी की बारीक दानेदार मिट्टी के लिए उपयोग किया जाता है। लोयस सिंचाई वाले क्षेत्रों में बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है। लोयस का सबसे बड़ा जमाव हुआंग घाटी में पाया जाता है। लोयस मिसिसिपी घाटी, पेटागोनिया और न्यूजीलैंड में पाई जाती है। तो कौन कौन से यहाँ पे सही है? यहाँ पे जो हमारे पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चारों स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, यानी कि डी वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है, लोयस। ठीक है। लोयस क्या है? एक जर्मन शब्द है। कैसा शब्द है लोयस? एक जर्मन शब्द है। इसका नामकरण कहाँ हुआ था?
फ्रांस के अल्सस प्रांत के लोयस नामक ग्राम के आधार पर, ठीक है, लोयस, फ्रांस के अल्सस प्रांत के लोयस नामक ग्राम के आधार पर इसका नामकरण हुआ था लोयस। ये एक जर्मन शब्द है, लोयस नामक ग्राम के आधार पर। इसको लोयस कहते हैं, ठीक है। लोयस का जमाव कहाँ होता है? रेगिस्तानों के दूरस्थ भागों में होता है। लोयस का जो जमाव होता है वो रेगिस्तानों के दूरस्थ भागों में होता है। और इसमें जो मिट्टी के कण होते हैं वो इतने इतने बारीक बारीक होते हैं कि उनमें जो होता है परतें नहीं मिलती हैं। लेकिन मिट्टी क्या होती है? मिट्टी बहुत मुलायम होती है ना। और आर्थिक दृष्टिकोण से क्या होती है? बहुत ही लाभदायक होती है। यानी कि अगर सिंचाई की सुविधा प्राप्त हो जाए तो वहां पे क्या किया जा सकता है? अच्छी खेती की जा सकती है, ठीक है। सबसे बड़ा इसका जो जमाव हुआ है वो कहाँ हुआ है? हुआंग हो घाटी में, ठीक है। हुआंग हो घाटी में इसका सबसे बड़ा जमाव हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोयला खनन में मुश्किल होता है? तो एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट या फिर पीट। तो जो एंथ्रेसाइट कोयला होता है वो उच्च गुणवत्ता का होता है ना। सबसे ज्यादा उच्च गुणवत्ता का सबसे अच्छा कोयला कौन सा माना जाता है? एंथ्रेसाइट माना जाता है। क्यों माना जाता है एंथ्रेसाइट? क्योंकि इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है एंथ्रेसाइट में, कार्बन की मात्रा, कार्बन इसमें 80 से 95% तक पाया जाता है, 80 से 95% तक। और इसीलिए ये क्या होता है? खनन में मुश्किल होता है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा उच्च गुणवत्ता का कोयला होता है। 80 से 95% इसमें कार्बन पाया जाता है। जल की मात्रा इसमें बहुत कम, जल की मात्रा 2 से 5% तक रहती है एंथ्रेसाइड में। और वाष्प जो इसमें रहता है, वाष्प, ठीक है, एंथ्रेसाइड में। इसीलिए क्या होता है? खनन में दुष्कर होता है, खनन में मुश्किल होता है। बिटुमिनस जो होता है, बिटुमिनस में कितना कार्बन पाया जाता है? इसमें कार्बन की मात्रा इसमें 55 से 65% तक कार्बन पाया जाता है बिटुमिनस में। जहां पर एंथ्रेसाइड में 80 से 95% तक कार्बन पाया जाता है, इसमें 55 से 65, क्योंकि कार्बन की मात्रा कम होती है। तो जल की मात्रा क्या होती है? जल की मात्रा ज्यादा होती है। जल की मात्रा यहाँ पे हो जाती है इसमें 20 से 30% तक जल की मात्रा। जहाँ पे एंथ्रेसाइड में 2 से 5% तक ही जल पाया जाता है, वहीं बिटुमिनस में जल की जो मात्रा होती है वो, कि कार्बन की मात्रा घट जाती है तो जल की मात्रा बढ़ जाती है, 20 से 30 हो जाती है। और वाष्प की मात्रा भी यहाँ पे कितनी हो जाती है? 35 से 40 हो जाती है। उसमें 25 से 40, इसमें 35 से 40। लिग्नाइट जो होता है ये कैसा होता है? भूरा कोयला। इसको क्या कहते हैं? लिग्नाइट को भूरा कोयला भी कहते हैं, ठीक है। भूरा कोयला लिग्नाइट को कहते हैं। इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है? लिग्नाइट में कार्बन लगभग कितना पाया जाता है? 45 से 55%। 45 से 55%। इसमें कार्बन की मात्रा और कम हो जाती है और जल की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। जल इसमें पाया जाता है 30 से 55, ठीक है। 30 से 55% जल और 45 से 55, मतलब जल की और कार्बन की मात्रा लगभग सेम हो जाती है। और वाष्प इसमें कितना पाया जाता है? लिग्नाइट में वाष्प की मात्रा जो होती है वो हो जाती है इसमें 35 से 50%, ठीक है। और पीट क्या है? ये सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है। पीट जो है सबसे निम्न कोटि का कोयला है, सबसे निम्न कोटि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमिबद्ध यानी कि भू से घिरा हुआ लैंडलॉक कंट्री, आपसे पूछा गया है कि कौन सी कंट्री लैंडलॉक कंट्री है। तो देखिए, बुल्गारिया, जॉर्जिया, हंगरी, रोमानिया। तो मैप अगर आप ध्यान से देखते होंगे तो आपको पता होगा कि हंगरी जो है, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हंगरी कैसा है? हंगरी स्थल रुद्ध यानी कि लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक कंट्री कौन सी होती हैं? भूबद्ध देश। भूबद्ध देश कौन से होते हैं? जिनकी कोई भी सीमा सागर या महासागरों को स्पर्श नहीं करती है। भूबद्ध, जिन देशों की
कोई भी सीमा सागर या फिर महासागरों को स्पर्श ना करे, सागर तथा महासागरों को स्पर्श ना करे, तो वो लैंडलॉक कंट्री हो जाती हैं। नहीं करती है। भूमि से घिरा हुआ, ठीक है। वर्तमान में कितने देश हैं लैंडलॉक? वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में लगभग 49 देश ऐसे हैं। वर्तमान में 49 देश हैं जो कि लैंडलॉक है पूरे विश्व में। ठीक है, याद रखिएगा ये संख्या। स्थलबद्ध देश वर्तमान में 49 हैं। यूरोप में कितने हैं? सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश कौन सा है? सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री? सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश जो हमारा है वो है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान, ठीक है। कजाकिस्तान जो है वो सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री है। दूसरा कौन सा है? दूसरे नंबर पे मंगोलिया। कजाकिस्तान सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री है और मंगोलिया सेकंड लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है, मंगोलिया। यूरोप में ये किसके हैं? बुल्गारिया, जॉर्जिया, हंगरी, रोमानिया, ये सब यूरोपीय देश हैं। तो यूरोप में कितनी लैंडलॉक कंट्रीज हैं? यूरोप में 15 लैंडलॉक कंट्री हैं। कितनी है? 15, ठीक है। पंद्रह लैंडलॉक कंट्रीज है यूरोप में। कौन कौन सी 15 इसमें देखिए, ऑस्ट्रिया है, चेक गणराज्य है, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड, हंगरी, सर्बिया, अंडोरा, स्लोवाकिया, बेलारूस, लिंचेस्टाइन, वेटिकन सिटी, कोसोवो, मैसिडोनिया, माल्डोवा और सान मारिनो, ठीक है। ये 15 लैंडलॉक कंट्री है यूरोप की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जर्मनी में हिमगहर सर्क को क्या कहा जाता है? हिमटोपिया, नुनाटक, हिमश्रृंग या फिर कार? तो सर्क यानी कि हिमगहर को जर्मनी में हम कार के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, कार। जर्मनी में हिमगहर को कार कहा जाता है, ठीक है। सर्क क्या होते हैं? हिम से भरे हुए सर्क क्या होते हैं? हिमनती घाटी के शीर्ष भाग पर अर्धचंद्राकार कटोरे के आकार का जो विशाल गहरा गर्त होता है उसी को हम क्या कहते हैं? सर्क होते हैं। ये हमेशा क्या होते हैं? हिम से भरे होते हैं, इसीलिए हम इनको हिमागार, हिमगर्त या फिर हिमगहर भी कहते हैं। हिमटोपिया क्या होती है? पर्वत की चोटियों पर स्थित 5000 वर्ग किलोमीटर से कम विस्तार वाले जो हिम जमाव होते हैं, पर्वत की चोटियों पर 5000 वर्ग किलोमीटर से कम विस्तार वाले जो जमाव होते हैं उनको हम हिमटोपिया कहते हैं। नुनाटक क्या होता है? नुनाटक हिमनद के बीच में जो ऊंचे उठे टीले होते हैं, हिमनद के बीच में जो ऊंचे उठे टीले होते हैं, हिमनद के बीच में ऊंचे उठे जो टीले होते हैं जो चारों तरफ से हिम से घिरे रहते हैं, ठीक है, जो चारों तरफ से हिम से घिरे रहते हैं उनको हम नुनाटक कहते हैं। उनको हम नुनाटक कहते हैं। हिमश्रृंग क्या होते हैं? पहाड़ी के जो पार्श्व पर कई सर्क जब मिल जाते हैं तो जो पिरामिड नुमा चोटी का निर्माण होता है, हिमश्रृंग क्या होते हैं? हिमश्रृंग पहाड़ी के पार्श्व पर सर्क के मिलने से, जो किसके मिलने से? शर्क के मिलने से, सर्क के मिलने से जो पिरामिड के आकार की नुकीली चोटी बनती है उसी को हम क्या कहते हैं? हिमश्रृंग कहते हैं। नुकीली चोटी जो बनती है उसी को हम हिमश्रृंग कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध ठीक से मेल नहीं खाता है? बांध दिए गए हैं और उनके
देश दिए गए, कौन सा बांध कौन से देश में है। तो देखिए ओकोसोम्बो बांध घाना, हूवर बांध यूएसए, कुरोगेगावा बांध जापान, बारेंगेम्बा बांध दक्षिण अफ्रीका। तो कौन सा बांध है जो ठीक से मेल नहीं खाता? ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, बारेंगेम्बा। बारेंगेम्बा जो है ये दक्षिण अफ्रीका में नहीं है, ये कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। बारेंगेम्बा बांध जो है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। इस तरह ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, बारेंगेम्बा कहाँ है? सबसे बड़ा जो ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा नगर जो कौन सा है? सिडनी को पानी की सप्लाई इसी बांध से होती है। ये बांध बारेंगेम्बा सिडनी को पानी की सप्लाई करता है। ठीक है, सिडनी को पानी की सप्लाई करता है। याद रखिएगा, बारेंगेम्बा बांध, ये जो बांध है ये सिडनी को पानी की सप्लाई करता है। ठीक है, ओकोसोम्बो बांध कहाँ है? ओकोसोम्बो बांध घाना में है। घाना में बोल्टा नदी पर। कौन सी नदी पर है? बोल्टा नदी पर। ठीक है, ओकोसोम्बो बांध घाना में बोल्टा नदी पर। तो ये भी ऑप्शन हमारा सही है। हूवर बांध कहाँ है? यूएसए में कोलोरेडो नदी पर। कौन सी नदी पर? कोलोरेडो नदी पर है। हूवर बांध, तो ये ऑप्शन भी हमारा सही है। कुरेगोवा बांध जो क्या है? जापान के होन्सू द्वीप पर। कौन से द्वीप पर है कुरेगोवा? जापान के होन्सू द्वीप पर है। तो ये ऑप्शन भी हमारा सही है। ठीक है, होन्सू द्वीप पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी पर अधिकतम तापमान इनमें से किसके आसपास दर्ज किया गया है? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा या फिर अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। तो हाईएस्ट टेम्परेचर पूछ रहा है। हाईएस्ट टेम्परेचर पृथ्वी पे कहाँ पाया जाता है? कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा के आसपास हाईएस्ट तापमान दर्ज किया गया है। कहाँ दर्ज किया गया है? अल अजीजिया। हाईएस्ट तापमान जो है अल अजीजिया, अल अजीजिया, अल अजीजिया में 58 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हाईएस्ट तापमान ये दर्ज किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल सबसे अधिक देशों में उगाई जाती है? मक्का, बाजरा, चावल या गेहूं। तो मक्का, मेज, मक्के की फसल ऐसी है जो विश्व में सबसे अधिक देशों में उगाई जाती है। ठीक है, भारत में हमारा चावल गेहूं ज्यादा उगाया जाता है, लेकिन पूरे विश्व की अगर बात की जाए तो मक्का सबसे अधिक देशों में उगाया जाता है। सबसे अधिक देशों में उगाई जाने वाली फसल है। जन्म स्थान कहाँ है मक्का का? कहाँ से इस फसल की पैदावार शुरू हुई थी? मैक्सिको को माना जाता है। मक्का का जन्म स्थान किसको माना जाता है? यानी कि मक्के की फसल की सर्वप्रथम पैदावार मैक्सिको में मानी जाती है, मैक्सिको। ठीक है, कैसा है? मक्का जो है एक उपोष्ण कटिबंधीय पौधा है। मक्का उपोष्ण कटिबंधीय पौधा है। मक्का उपोष्ण कटिबंधीय पौधा है जिसमें सभी धान्य की फसलों की अपेक्षा स्टार्च की मात्रा इसमें ज्यादा होती है। ठीक है, उपोष्ण कटिबंधीय पौधा है जिसमें बाकी फसलों की अपेक्षा, जैसे बाजरा हो गया आपका, गेहूं हो गया, इन सब की इनकी अपेक्षा क्या होती है? जिसमें स्टार्च की मात्रा अधिक होती है। जिसमें स्टार्च की मात्रा जो होती है अधिक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र को पारिस्थितिकीय गर्म क्षेत्र, इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट के रूप में मान्यता दी गई है? भारत के पश्चिमी हिमालय, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट या फिर पूर्वी घाट। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, पश्चिमी घाट, जिनको हम सह्याद्री पहाड़ियों के रूप में भी जानते हैं, ये क्या है? वनस्पति और जीवों के में बहुत ज्यादा समृद्ध हैं। अपने उच्च जैविक विविधता और स्थानिकता के कारण दुनिया में
जो जैव विविधता के 8 हॉटस्पॉट है उनमें से एक ये भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन मानसून सबसे पहले आता है? हिमालय, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट या सिंधु गंगा के मैदान? तो ग्रीष्मकालीन मानसून जो आता है सबसे पहले कहाँ पहुंचता है? पश्चिमी घाट में पहुंचता है। ठीक है, पश्चिमी घाट में। इस तरह अगर ग्रीष्मकालीन मानसून की बात की जाए तो जो ग्रीष्मकालीन मानसून है वो सबसे पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पहुंचता है 25 मई को, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। लेकिन क्योंकि अंडमान निकोबार ऑप्शन में नहीं है, अगर अंडमान निकोबार ऑप्शन में होगा तो वो सही होगा क्योंकि वहां पे सर्वप्रथम पहुंचता है। लेकिन यहाँ पे अगर पश्चिमी घाट है तो पश्चिमी घाट, ठीक है, पश्चिमी घाट यहाँ पे सही है क्योंकि इसकी उत्पत्ति कहाँ होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून की जो अरब सागर ये शाखा है वो 1 जून के आसपास केरल के तट के पास पहुंचती है ना? 1 जून को केरल में पहुंचता है ना मानसून। केरल के तट पर पहुंचती है, वहीं से आगे बढ़ते हुए ये 10 जून तक मुंबई में पहुंच जाती है। मुंबई में कब पहुंचता है मानसून? 10 जून तक। 10 जून तक मुंबई में पहुंच जाता है। ठीक है, और जून के मध्य भाग तक कहाँ पहुंच जाता है? जून के मध्य भाग तक ये गुजरात के जो कच्छ और मध्य भारत के भागों में पहुंच जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सुएज नहर ने किन 2 स्थलों या महाद्वीपों के मध्य की दूरी को कम कर दिया है? सुएज नहर बनने से किन 2 महाद्वीपों की बीच की दूरी कम हो गई है? तो यूरोप की और दक्षिण एशिया की। यूरोप और दक्षिण एशिया की जो बीच की दूरी जो है वो सुएज नहर के बनने से कम हो गई है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। क्यों किया गया था सुएज नहर का निर्माण? यूरोप और दक्षिण एशिया के बीच की दूरी को कम करने के लिए किया गया था। सबसे बड़ी क्या है सुएज नहर? सबसे बड़ी जहाजी नहर है। ठीक है, सुएज नहर। चलिए सुएज नहर के बारे में देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। सुएज नहर यह लाल सागर को किसको जोड़ती है? सुएज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, याद रखिएगा। सुएज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? सुएज नहर की लंबाई जो है 165 किलोमीटर है, 165। और न्यूनतम चौड़ाई इसकी कितनी है? चौड़ाई जो है सुएज नहर की वो 60 मीटर है। न्यूनतम चौड़ाई 60 मीटर है। ठीक है, इसका निर्माण किसने किया था? निर्माण जो किया था सुएज नहर का वो किया था फ्रांसीसी इंजीनियर थे। कौन थे? फ्रांसीसी इंजीनियर। क्या नाम था उनका फ्रांसीसी इंजीनियर का? फर्डिनेंड लेसेप्स। फर्डिनेंड लेसेप्स। फर्डिनेंड लेसेप्स नाम के फ्रांसीसी इंजीनियर थे जिन्होंने सुएज नहर का निर्माण किया था। कब किया था? फ्रांसीसी लेसेप्स की देखरेख में 1869 में हुआ था, याद रखिएगा 1869 में। ठीक है, पोर्ट शहीद उत्तरी प्रवेश द्वार पर कौन सा बंदरगाह है? पोर्ट शहीद। और दक्षिणी प्रवेश द्वार पर सुएज पत्तन स्थित है। ठीक है, चलिए ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड जो है शहरों में दूध की उपलब्धता में सुधार। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड शहरों में दूध की उपलब्धता में सुधार से संबंधित है। दूध के उत्पादन में जो क्रांति है उसको हम किस नाम से जानते हैं? श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? जुलाई 1970 में। किसने की थी? वर्गीज कुरियन ने। वर्गीज कुरियन
इन्हीं के निर्देशन पर श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई थी जुलाई 1970 में। ऑपरेशन फ्लड योजना इसी में आरंभ की गई थी, ठीक है। जुलाई 1970 में जो श्वेत क्रांति शुरू हुई थी उसी में क्या स्टार्ट किया गया था, ऑपरेशन फ्लड योजना, जिसके अंतर्गत क्या था, ऑपरेशन फ्लड श्वेत क्रांति के अंतर्गत शुरू किया गया था, जिसके अंतर्गत 10 राज्यों में राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम शुरू किए गए थे। क्या किए गए थे, 10 राज्यों में डेयरी विकास कार्यक्रम शुरू किए गए थे। तो ऑपरेशन फ्लड 1970, ठीक है। इसके बाद में ऑपरेशन फ्लड सेकंड भी आया था 1979-85 में, ऑपरेशन फ्लड सेकंड भी आया था, फिर ऑपरेशन फ्लड थर्ड भी आया था। देखिए ऑपरेशन फ्लड फर्स्ट 1970 श्वेत क्रांति के रूप में इसको जानते हैं। फिर ऑपरेशन फ्लड सेकंड, ये कब आया था, 1979-85 में, 79 से 85 के अंतर्गत, ठीक है। और ऑपरेशन फ्लड थर्ड ये कब आया था, 1996, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या था, ऑपरेशन फ्लड फर्स्ट में 10 राज्यों में राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम शुरू किए गए थे, राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम शुरू किए गए थे। राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी, ऑपरेशन फ्लड के अंतर्गत 10 राज्यों में 1970 में। चलिए, मारमरा सागर किस सागर को जोड़ता है, तो मारमरा सागर अजोब सागर के साथ काला सागर को जोड़ता है, एजियन सागर के साथ काला सागर को जोड़ता है, एड्रियाटिक सागर के साथ भूमध्य सागर को जोड़ता है, या फिर बाल्टिक सागर के साथ उत्तरी सागर को जोड़ता है। तो जो मारमरा सागर है वो एजियन सागर को काला सागर के साथ जोड़ता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, एजियन सागर को काला सागर के साथ जोड़ता है, ठीक है, जो कि डार्नेलीज जल संधि के नाम से भी प्रसिद्ध है। कहाँ है, डार्नेलीज जल संधि के नाम से प्रसिद्ध है, टर्की में स्थित है, ठीक है। मारमरा सागर टर्की में कौन सी जल संधि के नाम से प्रसिद्ध है, ये डार्डेन लीज, ठीक है, जल संधि। एड्रियाटिक सागर के साथ भूमध्य सागर को, एड्रियाटिक सागर जो है ये कहाँ है, भूमध्य सागर में, इटली के उत्तर पूर्व में। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य नहीं है, ग्लेशियर एक बहने वाली बर्फ की बंद प्रणाली है, घाटी ग्लेशियर और महाद्वीप ग्लेशियर दो प्रमुख प्रकार की हिमनदी हैं, हिमयुग भूमि के समस्थितिक समायोजन को प्रभावित करते हैं, या फिर हिमनदी अपक्षेप मैदान घाटी ग्लेशियर से संबंधित है। तो कौन सा कथन यहाँ पे सत्य नहीं है, गलत कथन पूछा गया है, तो पहला वाला जो कथन है हमारा वो गलत है, यानी कि वो सत्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ग्लेशियर एक बहने वाली बंद प्रणाली, बंद प्रणाली, देखिए बंद प्रणाली नहीं है ये, ठीक है, ठीक है, कैसी प्रणाली है, बंद प्रणाली नहीं है, खुली प्रणाली है, ठीक है। बाकी घाटी ग्लेशियर और महाद्वीप ग्लेशियर, ग्लेशियर के दो मुख्य प्रकार की हिमनदी हैं, सही बात है। हिमुग जो है भूमि के, हिमुग क्या करते हैं, समस्थितिक समायोजन को प्रभावित करते हैं, ये भी एकदम सत्य है। और हिमनदी अपक्षेप मैदान घाटी ग्लेशियर से संबंधित है, ये कथन भी सत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे गहरी नदी घाटी पाई जाती है, सबसे गहरी नदी घाटी, 4 नदी घाटियां दी गई हैं और इनमें से सबसे गहरी नदी घाटी किसकी है, भागीरथी और अलकनंदा में, मंदाकिनी एवं अलकनंदा में, नर्मदा एवं ताप्ती में, यमुना एवं चंबल में। तो जो सबसे गहरी घाटी है वो भागीरथी और अलकनंदा की है, भागीरथी और अलकनंदा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, भागीरथी और अलकनंदा। इनके संगम को क्या कहते हैं, भागीरथी और अलकनंदा, इनकी घाटी सबसे गहरी है और इनके संगम को हम
देवप्रयाग के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? देवप्रयाग। ठीक है, भागीरथी और अलकनंदा। पंचप्रयाग देख लेते हैं। पंचप्रयाग, देवप्रयाग की बात हुई है तो पंचप्रयाग जो प्रसिद्ध है नदियों के संगम, पंचप्रयाग कौन कौन से हैं? देखिए, भागीरथी और अलकनंदा के संगम को देवप्रयाग कहते हैं, जो कि टिहरी में है। ठीक है, अब देखिए अलकनंदा और मंदाकिनी, मंदाकिनी और अलकनंदा, इनके संगम को क्या कहते हैं? रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग किसके संगम को कहते हैं? अलकनंदा तथा मंदाकिनी के। ठीक है, कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग किसके संगम को कहते हैं? कर्णप्रयाग में कौन कौन सी नदियों का संगम है? कर्णप्रयाग, तो इसमें है अलकनंदा और पिंडार। कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडार नदियों के संगम को क्या कहते हैं? कर्णप्रयाग कहते हैं। ठीक है, नंदप्रयाग, नंदप्रयाग किसके संगम को कहते हैं? नंदप्रयाग, नंदप्रयाग कहते हैं अलकनंदा और नंदाकिनी के संगम को। अलकनंदा तथा नंदाकिनी, इनके संगम को क्या कहते हैं? नंदप्रयाग कहते हैं। ठीक है, और विष्णुप्रयाग, विष्णुप्रयाग किसके किसके संगम को कहते हैं? धौली गंगा और विष्णु गंगा को। धौली गंगा तथा विष्णु गंगा, इनके संगम को हम विष्णुप्रयाग के नाम से जानते हैं। ठीक है, देवप्रयाग, अलकनंदा तथा भागीरथी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य नहीं है? उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में अधिक वर्षा अंकित की गई है। अधिकतम वर्षा भूमध्य रेखा के समीप लगभग 10 से 20 डिग्री चौड़ाई वाले क्षेत्रों में होती है। उत्तर और दक्षिण 20 डिग्री से 30 डिग्री के मध्य कम वर्षा अंकित की गई है। या फिर अक्षांश 0 डिग्री से 10 डिग्री अक्षांश में, अक्षांश 0 डिग्री से 10 डिग्री उत्तर की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। वर्षा से संबंधित आपसे क्षेत्रों के बारे में पूछ रहे हैं, कौन से क्षेत्र में कम वर्षा होती है, कौन से क्षेत्र में नहीं। तो देखिए, जो डी वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पे है, ये सत्य नहीं है। अक्षांश 0 डिग्री से 10 डिग्री दक्षिण, यानी कि 0 से 10 दक्षिण अक्षांश में, अक्षांश 0 से 10 उत्तर की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। ये कथन हमारा गलत है। क्यों? उत्तरी गोलार्ध की तुलना में क्या होती है? ठीक है, 0 डिग्री से 10 डिग्री दक्षिण अक्षांश की अपेक्षा 0 डिग्री से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश वाले भागों में वर्षा अधिक होती है। ठीक है, उत्तर अक्षांश में अधिक होती है, ना कि दक्षिण अक्षांश में, इसमें कम होती है इनकी अपेक्षा। ठीक है, क्यों कम होती है? क्योंकि जो अंतरा उष्णकटिबंधीय विसरण क्षेत्र होता है वो साल भर प्रायः भूमध्य रेखा के उत्तर में ही रहता है। ITCZ जो रहता है वो भूमध्य रेखा के उत्तर में ही रहता है, इसीलिए 0 से 10 उत्तर में वर्षा अधिक होती है और 0 से 10 दक्षिण में वर्षा कम होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में आई बाढ़ का संदेहात्मक कारण ला नीना को माना गया है। ला नीना किस प्रकार अल नीनो से अलग है? अल नीनो और ला नीना में अंतर पूछा गया है। तो देखिए, ला नीना का वर्णन विषुवतीय प्रशांत महासागर में असमान ठंडे सागर के तापमान से किया जाता है। अल नीनो का भारत के दक्षिण पश्चिम मानसून पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, परंतु ला नीना का मानसून पर प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए, अल नीना का भी प्रभाव पड़ता है और लाल नीना का भी प्रभाव पड़ता है। जब ये होता है तो अल नीनो जब होता है तो भारत में सूखे की स्थिति होती है, और लाल नीना होता है तो भारत में वर्षा कैसी होती है? तब भारत में वर्षा जो होती है अच्छी होती है।
ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे हमारा गलत हो जाएगा। ला नीना का वर्णन विषुवतीय प्रशांत महासागर में असमान ठंडे सागर के तापमान से किया गया। नहीं, ठंडे सागर के तापमान से नहीं किया गया, गर्म सागर के तापमान से किया। तो यहाँ पे ना तो एक और ना ही दो, कौन से कथन सत्य हैं यहाँ पे? तो कोई भी कथन यहाँ पे सत्य नहीं है। डी वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, बॉम्बे से कहाँ जाने के लिए सुएज नहर से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा? मतलब कौन सी दूरी हम तय करेंगे जब हम सुएज नहर को क्रॉस नहीं करेंगे? तो अलेक्जेंड्रिया, सुएज, पोर्ट सैंड या फिर बेंगाजी। बॉम्बे से कहाँ जाने के लिए सुएज नहर से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा? सुएज, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट है। क्योंकि देखिए, बॉम्बे से सुएज जाने के लिए हमें सुएज नहर को पार करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लाल सागर के तट पर नहर के पश्चिम में सुएज पत्तन स्थित है ना? कि लाल सागर के तट पर नहर के पश्चिम में ही सुएज पत्तन स्थित है। ठीक है, तो इसीलिए हमको सुएज नहर को पार करने की आवश्यकता नहीं है और पोर्ट सुएज यहाँ पे नहीं पड़ेगा। फसल के लिए उपयुक्त बनाने के लिए किस प्रकार की मिट्टी का इलाज जिप्सम से किया जाता है? तो कौन सी मिट्टी है जिसको हमें यूजफुल बनाने के लिए जिप्सम का यूज करना पड़ता है? क्षारीय मिट्टी, एल्कलाइन सॉइल जो है, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्षारीय मृदा को उपयुक्त बनाने के लिए फसल को हम जिप्सम की मात्रा मिलाते हैं उसमें। क्षारीय मृदा क्या होती है? जिसमें सोडियम क्लोराइड की बहुलता हो। क्षारीय मृदा किसकी बहुलता हो? सोडियम क्लोराइड की। ठीक है, क्षारीय मृदा जिसमें सोडियम क्लोराइड की बहुलता होती है। और केस्का क्रिया के द्वारा क्या होता है? सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो लवण होते हैं धरातल पर एक सफेद परत के रूप में दिखाई देते हैं। और क्षारीय मृदा में किसका अभाव होता है? सोडियम क्लोराइड की बहुलता होती है और नाइट्रोजन का अभाव होता है। ठीक है, क्षारीय मृदा में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपर्दन के सामान्य चक्र की अवधारणा की संकल्पना किसने दी थी? तो अपर्दन के सामान्य चक्र की अवधारणा की संकल्पना किसने दी थी? ऑप्शन नंबर ए हमारा डेविस डब्ल्यू एम, विलियम मोरिस डेविस। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है यहाँ पे। विलियम मोरिस डेविस जो थे उन्होंने अपर्दन के सामान्य चक्र की अवधारणा दी थी। कब दी थी? 1899 में इन्होंने भौगोलिक चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किया था और उसी में इन्होंने हेलो। अरे महोदय, अगर एक बार कॉल डिस्कनेक्ट की जा रही तो कृपया प्रतीक्षा कर लें, हम क्लास में भी हैं। अरे अभी हम क्लास में हैं भैया, बाद में बतियाते हैं। क्लास में अभी हैं, पढ़ा रहे हैं। ये रहती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित समुद्री स्तनधारियों में से कौन सा जीव शाकाहारी है? शाकाहारी जीव पूछा गया है।
समुद्री गाय, शील, समुद्री शेर या फिर दरियाई घोड़ा। तो समुद्री गाय जो होती है इसको हम शाकाहारी जीव ये होती है, इसको हम साइरेनिया भी कहते हैं। समुद्री गाय को क्या कहा जाता है? साइरेनिया। ठीक है, साइरेनिया। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ आज के ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं कल नए क्वेश्चंस के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।